जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया था। जो भी भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेदों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से कहीं ना कहीं लिया गया है, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो किस आर्टिकल के तहत नया राज्य बना सकते हैं भारतीय संविधान? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 2, ठीक है ना। अनुच्छेद 2, आपका अनुच्छेद 2 कहता है भाई कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। और वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है ना। तो भारत का सीमा है, जो भारत देश है, उसमें अगर हम लोग नए राज्य को मिलाना है, ठीक है ना। नए राज्य को मिलाने का मतलब है कि अगर कोई देश भारत देश में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। तो वो किसके तहत होगा? वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 2 के तहत ही अगर हम लोग बात करें सिक्किम की, ठीक है ना। सिक्किम जो देश था पहले, ये ठीक है ना, ये आपका 36वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, ठीक है ना। 1976 में ये आपका पूर्ण राज्य बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? पूर्ण राज्य बन जाता है, ठीक है। तो ये किसके तहत हो रहा है? अनुच्छेद 2 के तहत हो रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में कहा गया भाई भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें बताया जाता है भाई कि जो भारत के राज्य हैं, ठीक है ना, भारत राज्य की जो सीमा होगी और नाम, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत ही किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है ना। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये चीज़ हम मतलब ये संसद कर सकती है। किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत ही होगा, ठीक है ना। इसी के तहत ही जितने भी राज्यों का नाम में परिवर्तन होता है, जो भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है, जैसे कई राज्य को तोड़ के नए राज्य बने हैं, ठीक है ना। आपका एमपी से छत्तीसगढ़ बन चुका है, यूपी से उत्तराखंड बना है, ठीक है ना। उसी तरीके से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना। तो ये जितने भी नए राज्य बनेंगे राज्यों से टूट कर, तो वो किसके तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत ही होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में मिला लिया गया? देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला सिक्किम को, वो किसके तहत मिला है? संविधान और आपका संविधान संशोधन 36वां था, ठीक है ना। कौन सा था? 36वां था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है ना। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ कोई भी राज्य अगर स्वरूप में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वो अनुच्छेद 3 के तहत ही होगा, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ भाई आपका एमपी से टूट के बना हुआ है, ठीक है ना। एमपी से टूट के छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। तो एमपी जो सीमा थी, इसके सीमा में भाई परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। इसको तोड़ दिया गया, बन गया छत्तीसगढ़। अभी पूछा जा रहा स्वरूप में कब आया था? तो याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 9 नवंबर को, तो इस दिन आपका उत्तराखंड की स्थापना होती है, ठीक है ना। उत्तराखंड। और उत्तराखंड किससे टूटा है भाई? ये टूटा है आपके यूपी से। किससे टूटा है? यूपी से टूटा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखिएगा 1956 में, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है और 14 राज्य बनाए जाते हैं। सॉरी, कितने? 14 राज्य बनाए जाते हैं,
और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है ना। कब बनाया जाता है? 1956 में। ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तब वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। कब हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का? अभी हमने बात की भाई आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1 अक्टूबर को। ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को। ठीक है ना। अब देखिए राज्य का पुनर्गठन तो 1956 में हुआ था। ठीक है ना। बट बात करें कि ये 1953 में आंध्र प्रदेश आपका बन चुका था। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश बन चुका था। ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो कौन से किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो याद रखिएगा भाग 2 में। ठीक है ना। भाग 2 में आपके नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? कौन सा सही है पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो बिल्कुल गलत है भाई। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता तो है बट वो राज्य की नहीं है, राज्य की नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता बिल्कुल सही है। ठीक है ना। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है ना। तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना में बोला गया ना, हम भारत के लोग। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? भारत, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है, ना कि राज्य की एकल नागरिकता। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भू भाग के सम्मेलन के द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बात करेगा नागरिकता की, तो जो नागरिकता है ना वो 5 तरीकों से पाई जा सकती है। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। ठीक है ना। 5 तरीके होते हैं भाई, जिससे आपको भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कितने कितने तरीके हैं? 5 तरीके। जिसमें एक है जन्म, आपका जन्म भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक हो। देशीकरण के द्वारा। ठीक है ना। और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। भूभाग के सम्मेलन का मतलब, अगर जैसे सिक्किम पहले क्या था? अलग देश था, तो भारत में मिला और भारत में आ गया तो आप क्या हो गए? सिक्किम के लोग भारत के नागरिक हो गए। तो ये भी आपका सही है। इसके बाद इसके अलावा अगर बात करते हैं, 3 ये हो गए। चौथा हो गया आपका पंजीकरण के द्वारा। ठीक है ना। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक हो गया, 2, 3 और 4। आपका नेक्स्ट हो जाएगा जन्म के द्वारा हो गया, हाँ नेक्स्ट हो जाएगा विदेशीकरण, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई आपके नागरिकता प्राप्त करने के क्या हो गए? इन तरीकों से आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो याद रखिएगा वो किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौलिक अधिकार पूछा है। मौलिक अधिकार क्या भाई? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। क्या? बिल्कुल गलत है भाई। आपके मौलिक अधिकार क्या हैं? कुछ स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री आपके मौलिक अधिकार को नहीं निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, तो ये भी गलत है भाई कि राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं होता। आपातकालीन स्थिति पर निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। जब कभी भारत में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा? आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं, उसको निलंबित कुछ दिनों के लिए किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ठीक है ना। तो किस अनुच्छेद के तहत आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 से लेके आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 19 से 22 तक, 19 से 22 तक बात करें कि इसमें चर्चा होती है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, किसका अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा होती है आर्टिकल 19 से 22 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो अभी वर्तमान में अगर कहा जाए तो टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, जिसमें से अगर हम बात करें कि यहाँ पे समानता की अधिकार बात हो रही है, किसकी, समानता के मौलिक अधिकार की। कानून के समझ समानता, तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे पूछा कि सम्मिलित नहीं है। सामाजिक समानता, ये भी सही बिल्कुल। अवसर की समानता, बिल्कुल सही है। आर्थिक समानता, ऐसी कोई समानता मौलिक अधिकार में नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है ना, तो वो अनुच्छेद 24 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो इसमें अस्पृश्यता की बात होती है, ठीक है ना, किसकी, अस्पृश्यता की बात होती है, अस्पृश्यता की, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है ना, जो उपाधि होती है उसका अंत किया गया है। अनुच्छेद 23 में अगर कहा जाए कि भाई यहाँ पे बेगारी, ठीक है ना, बेगारी, आपसे जबरन कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना, आपसे कोई जबरन काम नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अभी हमने बात की भाई, कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, ठीक है ना, किसमें, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं भाई। अनुच्छेद 20 बोलता है दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है ना, दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 22 चर्चा करता है गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है ना, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। चलिए अगले क्वेश्चन में बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के लिए कौन सा अनुच्छेद आपका प्राप्त है? याद रखिएगा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि आप अपने प्राण और देह के लिए स्वतंत्र, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है ना, तो कहा गया है अनुच्छेद 21 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार है, बिल्कुल है आपको। सिखों को कृपाण धारण करने का, ये भी सही है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो ऐसा संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि भाई आप धर्म परिवर्तन कराइए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो किसके तहत कहा गया है, अनुच्छेद 29 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 29 में, ठीक है। अनुच्छेद 23 में बात करें तो ये अपने लिए भाई स्कूल बना सकते हैं। यहाँ पे तो भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित संचालित करने का अधिकार, सॉरी देखिए, अगर स्थापित करने का अधिकार की बात करेगा तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 30। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 30 में। अनुच्छेद 30 में कहता है भाई कि जो अल्पसंख्यक है ना वो अपने लिए स्कूल स्थापित कर सकते हैं, और उसके लिए पैसा कौन देगी, सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 में आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 29 में बात करते हैं तो जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यकों को संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण, उनके कल्चर जो है, उनके जो संस्कृति है उनका संरक्षण कौन करेगा, अनुच्छेद 29 करेगा, ठीक है ना, कौन करेगा, अनुच्छेद 29 करेगा। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा सामूहिक, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता,
सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप समूह में कुछ भी काम करोगे धर्म के लिए तो वो आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना। जैसे भाई आप बात करें कि जो दुर्गा पूजा होता है धार्मिक है, समूह में होता है, ठीक है ना। अगर बात करें हम लोग जो आपका मतलब जितने भी ये सब धर्म के प्रति जो भी आपके त्योहार वगैरह हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 26 के तहत ही आते हैं, ठीक है ना। आप धर्म के मतलब समूह में धार्मिक स्वतंत्रता है, आप समूह में धर्म का जो भी काम करना चाहो तो उसके लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई अनुच्छेद 32 में क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार किसको है, कौन से अनुच्छेद को है, अनुच्छेद 32 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 में जो उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है इसके तहत ये क्या रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की रिटें हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अनुच्छेद 226 की, तो इसमें उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है यहाँ पे रिट जारी करेगा। उच्च न्यायालय को 226 और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो किसको कहा गया भाई, वो कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, क्या था, मौलिक अधिकार था, बट इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से और इसको बना दिया विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको, ठीक है ना। और इसको कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, ठीक है ना। विधिक अधिकार बन गया, ठीक है ना। और कौन सा अधिकार था वो, संपत्ति का अधिकार था, ठीक है ना। कौन था, जो संपत्ति का अधिकार था यह अब बन गया है विधिक अधिकार। क्या बन गया है, विधिक अधिकार बन गया है, ठीक है। चलिए, और इसको जोड़ा गया है आपके 300 के का में, आर्टिकल 300 का का में संपत्ति का अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, संपत्ति का अधिकार तो ये आपका क्या है, अभी क्या है, ये कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है, ये कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये भी आपका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब ये कौन सा ऐसा अधिकार है जो विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त भाई। विधि की समझ समानता, भाई कानून की समझ सभी समान है, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं रहेगा भारत में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्वतंत्रता भाई कहा जाए कि विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये इनको नहीं मिल पाएगा भाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहा जाए कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 नहीं मिलता है किसको, विदेशी नागरिकों को। प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता बिल्कुल मिलेगी, शोषण के विरुद्ध ये भी मिलेगा, बट अनुच्छेद 19 नहीं मिलेगा। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यहाँ पे पूछा किसको, विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी हमने बताया भाई ये इनको नहीं प्राप्त है। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, तो ये भी नहीं है भाई। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, अच्छा यहाँ पे पूछा गया कौन सा उपलब्ध है, ठीक है ना, कौन सा उपलब्ध है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है ना। संवैधानिक निराकरण आप हो सकते हैं, ठीक है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार भी नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ठीक है ना। अब देखिए जोड़ने की बात हो रही तो जोड़ा गया था आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था, सन 2000 में हुआ था, ठीक है ना। सन 2000 में ये हुआ था, शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। अब यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2000 तो कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, 2000 तो कहीं है नहीं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल
2010, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इसको लागू किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, लागू किया गया। इसको जोड़ तो तब किया था, जोड़ दिया गया था 2000 में ही, बट लागू 2010 में हुआ था ये। चलिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। दोष सिद्धि में संरक्षण अभी हमने बात की थी भाई, ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में, इसमें अनुच्छेद 20 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। नीति निर्देशक व्यवस्था, डीपीएससी। नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है, और अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये दिया गया है 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 में इनकी चर्चा हुई है और भाग 4 में की गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये गलत है भाई। धार्मिक राज्य की, देखिए कभी भी भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सब धर्म भारत के लिए इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं पूछा गया, तो ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना बिल्कुल ये सही है आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें एक समाजवादी है, दूसरा उदार भौतिकवादी है और तीसरा गांधीवादी। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों ही, उपरोक्त तीनों ही। चलिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है, तो वो आपके आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ से समवर्ती सूची आपकी ली गई है, क्या लिया गया है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से बात करते हैं तो भाई आपके मौलिक अधिकार, ठीक है ना, जो मौलिक अधिकार है यहाँ लिया गया है। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ना, वो कहाँ से लिया गया है, आपके अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा जो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, आपके अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति। महाभियोग भी आपके कहाँ से लिया गया, महाभियोग, महाभियोग भी कहाँ से लिया गया, आपके अमेरिका से ही लिया गया है। फ्रांस से बात करें तो ये बंधुत्व, बंधुत्व की बात करेंगे तो वो आपके फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है ना, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो आपको बताना कि भाई ये क्या मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। तो याद रखिएगा भाई कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में बताया गया है, ये आपके बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक अंगों का भाग है ये, समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, भाई इसकी चर्चा तो मौलिक अधिकार में की गई थी, तो यहाँ पर तो होगा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो बिल्कुल सही है, हितों का संरक्षण, ठीक है ना। ये कहा गया है, सॉरी यहाँ पे पूछा गया डीपीएसपी के बारे में, इसके बारे में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपका क्या है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, आर्टिकल 29 है ये। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा होती है, ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा होती है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 51 की। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है।
नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मादक पेयों का उपभोग निषेध, बिल्कुल सही है भाई। गायों और बछड़ों का वध करने का निषेध, ये भी सही है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये भी सही है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। देखिए नीति निर्देशक तत्वों में तो बताया गया है निःशुल्क शिक्षा की बात, बट ये 16 वर्ष नहीं, वो 14 वर्ष तक, ठीक है ना, 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यहाँ पे 16 दिया गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई डी। नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ये आपका तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही, पहला ही आपका सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 44 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये आपके किया था भाई के.टी. शाह ने कहा था। इसे किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो किसमें किया गया है? वो किया गया है 51 की का में, ठीक है ना। जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 1976 में, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है, और 51 के ए में इसको जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक कर्तव्य थे ये कौन सी समिति थी, तो ये थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति के, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? अगर बात करें कि भाई टोटल कितने मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में, तो 11 हैं, ठीक है ना, 11 हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से भाई। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अब देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका, ठीक है ना। ये चर्चा होती है अनुच्छेद 50 में। ये आपके क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कौन सा है पूछा गया भाई, कौन सा है? तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो अनुच्छेद 50 है। ये क्या है? नीति DPSP, ये अनुच्छेद 50 है, ये तो नहीं होगा। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो भाई ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? हमने बात किया था 11 हैं, ठीक है। कितने हैं? 11 हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भाई ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है ना। क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, इसलिए क्या है? अप्रत्यक्ष मतदान है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन है भाई? कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मैंने अभी बात की, निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, भारतीय जनता भाग नहीं लेती। अब यहाँ कौन कौन भाग लेता है उसकी बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल सही है भाई। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। अब देखिए संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। विधानमंडल के तो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है ना, बट यहाँ पे बात करें कि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, तो विधान परिषद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। विधान परिषद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। मतलब 1 2 सॉरी 2 नहीं होगा आपका, 1 3 और 4, 1 3 4 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 ऑप्शन में नहीं है, बट आपका डी ऑप्शन यही मान लीजिए, ठीक है ना। 1 3 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? अब निर्वाचक गण में कौन नहीं सम्मिलित है भाई? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इसके सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसके सभी निर्वाचित नहीं, सभी के सभी जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेते हैं।
तो इसलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ पे निर्वाचित कह दिया, जब बोलता कि राज्यों के विधान परिषदों के सभी सदस्य, तब आपका सही होता है, इसलिए ये आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। अब यहाँ पे समर्थन के लिए कितने प्रस्ताव होना चाहिए भाई, तो याद रखिए 50 निर्वाचक होने चाहिए। 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्ताव लाना होगा आपको, ठीक है ना, तब जाके क्या होगा, आपको राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन मिलेगा, ठीक है ना। 50 निर्वाचक होते हैं और 50 प्रस्तावक और अनुमोदन, ठीक है ना, 50-50 टोटल कितने होते हैं, 100 होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, कम से कम 35 वर्ष, सही है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता है, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो आपका प्रेसिडेंट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो ये सही है, आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57 में बताया गया पुनर्निर्वाचन की, ठीक है ना। पुनर्निर्वाचन किसमें है, 57 में है। और 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाएगा भाई, भारत के प्रधानमंत्री हटाएंगे, बिल्कुल गलत है। लोकसभा के द्वारा, बिल्कुल गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी गलत है। तो संसद द्वारा हटेगा भाई, ठीक है ना, संसद द्वारा। अब संसद द्वारा कैसे हटाते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया होती है। इस महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आपके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने पूर्व सूचना देनी होती है, तो याद रखिएगा कि भाई राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे देनी चाहिए, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए, तो कम से कम कितना समय, 6 माह के भीतर, ठीक है, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद को भर देना चाहिए। यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो याद रखिएगा वो कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, ठीक है ना। जो CGI होता है वो आपका राष्ट्रपति के पद पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में JB विशेषाधिकार कहते हैं, तो वो थे भाई ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है ना। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह ने JB वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है ना। वो था डाक अधिनियम, कौन सा अधिनियम था, डाक अधिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ठीक है ना। तो एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो वो कौन थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे, ठीक है ना। कौन थे, जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे 1969 में, ठीक है ना। 1969 में ये भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये सेशन भी आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपने आप को चेक करिएगा, अपने आप को परखिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने कुल कितने यहाँ पे अटैम्प्ट सही किए हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, ताकि और भी लोगों को हमारे माध्यम से नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।